हेलो बच्चों। आज मैं नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। 12th क्लास का जो हमारा थर्ड यूनिट है, वो थर्ड यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हम बोलेंगे वैद्युत रसायन। तो आज इस पे हम बात करेंगे और आज इसकी बेसिक्स जानकारी हम लेंगे। और बेसिक जानकारी के साथ साथ हम कुछ सेल के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले इसकी मीनिंग को जान लेना। कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करते हैं तो उसके हेड के मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ उस हेड के अंदर छिपा रहता है। तो देखिए, जैसे है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रो का मीनिंग्स क्या होता है, यहाँ पर हम देख लें। ये है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दिस मीन्स केमिकल एनर्जी। तो इन दो बातों से साफ जाहिर हो गया है हम आज किस पे बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच संबंध के बारे में। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ बेसिक्स और इसमें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए। इस चैप्टर को करने से पहले 11th क्लास में हमने पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसको मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ। रिडॉक्स रिडॉक्स होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ये होता है आपका रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मीन्स ये रिडॉक्स रिएक्शन हम 11th में कर चुके हैं। तो रिडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया, तो उसमें दोनों प्रोसेस होते हैं। रिडक्शन जिसे हम बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं अपचयन, और इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। मैं इसलिए ज़रूरी बता रहा हूँ, ये अभी ये चीज़ इसमें सब आने वाला है। तो ये क्या होती हैं, ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है। थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी देता हूँ। सपोज जैसे एक रिएक्शन है, सपोज 2Na प्लस हाफ O2, तो इक्वल टू क्या बनेगा आपका Na2O। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। कैसे, इसको भी जान लें। सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहा है। किसके लिए, ऑक्सीजन। तभी बन रहा है आपका सोडियम ऑक्साइड। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है इस रिएक्शन से, मीन्स इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मतलब ऑक्सीकरण। यह हमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऑक्सीकरण। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, H+Cl इज इक्वल टू HCl। देखिए, तो यहाँ पे क्लोरीन का हम देखते हैं, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है, ग्रहण हुआ है, ग्रहण किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरे इन दोनों रिएक्शन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीकरण की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या
ऑक्सीकरण संख्या की बात हम करते हैं तो इसकी बेस पर भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ऑक्सीडेशन संख्या की बात हम करते हैं तो ऑक्सीडेशन संख्या कम होना क्या है आपका, ऑक्सीडेशन संख्या कम होना, रिडक्शन, अपचय। और इसी में देखिए ऑक्सीडेशन संख्या में बढ़ना, ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ना क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। इन दोनों रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण माइनस में चला गया, मीन 0 से नीचे चला गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन। ऑक्सीकरण का कम होना, ऑक्सीकरण संख्या का कम होना क्या है आपका, रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सोडियम का प्लस हुआ है, मीन्स 0 से प्लस पॉजिटिव गया है, तो ऑक्सीजन का बढ़ना हम कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और कम होना क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका रिडक्शन। तो ये बात कर रहे थे हम थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट का, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन आपके इस चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं अपने मेन चैप्टर पर। जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं शुरू से बताते आया हूँ कि जो भी चैप्टर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम उसको अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे तो उसको समझना बहुत आसान होगा। तो देख रहे हैं जो वैद्युत रसायन है, जो वैद्युत रसायन है, मीन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे डेली लाइफ में है। तो डेली लाइफ में जैसे हम सेल यूज करते हैं, सेल के बारे में इसका हम जानकारी लेंगे। बैटरी हम यूज करते हैं, उसके बारे में कैसे वर्क करता है, कैसे उसका यूज किया जाता है, उस पर हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन पहले हम थोड़ा सा जनरल्स इसकी परिभाषा में हम जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी में क्या संबंध है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि इसकी सिंपल एक परिभाषा मैंने यहाँ पर नोट की है, वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह वैद्युत रसायन या उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। मीन्स इसमें हम वैद्युत ऊर्जा मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, जो मैं बात कर रहा था केमिकल रासायनिक ऊर्जा की परस्पर संबंध मीन दोनों में जो रिलेशन है उसके अध्ययन के बारे में, या उसके अध्ययन के विज्ञान की जिस शाखा के अंदर इसको हम करते हैं वो क्या है, वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन में हम जो बात करेंगे दो प्रकार के सेल की बात करेंगे। इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं। जैसे मैं सेल की बात कर रहा था, हम डेली लाइफ में जो सेल यूज करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोई अलग से सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमें इस चैप्टर को अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखना है। जो हमारे आसपास जो सेल्स हैं, बैटरीज हैं, वो क्या है, उनके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो विशेष ध्यान देंगे। वैद्युत दो प्रकार के सेल, जैसे मैंने बताया फर्स्ट दो प्रकार के सेल हमारा होंगे। एक सेल में कंडीशन नहीं आएगी, पहले तो हम देख ले। वैद्युत रासायनिक सेल इसको कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं, वोल्टी सेल कह सकते हैं। बात की है वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे रासायनिक सेल कहते हैं। मीन्स जिस सेल के अंदर रासायनिक क्रिया होंगी और वो क्या में देगा, करंट देगा, मीन्स विद्युत उत्पादन करके देगा, तो उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन्स वैद्युत रासायनिक सेल, या उन्हें हम वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल कुछ भी कह सकते हैं। जिसका उदाहरण हमारे पास है, जैसे हम डैनियल सेल ले लें, तो ये क्या है, डैनियल सेल एक उदाहरण हो सकता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। मीन्स स्वतः रासायनिक क्रियाएं होंगी, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन, जो आपको बता रहा था रिडॉक्स रिएक्शन होंगी, और हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत महत्वपूर्ण सेल है। इसके बाद देखिए दूसरा होता है वैद्युत गलवठनी सेल। इसमें हम केमिकल्स में क्या डालते हैं, बाहर से विद्युत धारा डालते हैं, बाहर से हम डाल देंगे।
इसमें तो स्वतः उत्पन्न हो रही है, केमिकल्स में एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो विद्युत ऊर्जा हमें मिलेगी। लेकिन इसमें हम इस केमिकल्स में हम क्या करेंगे, बाहर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालेंगे, जिसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल। जिससे कोई केमिकल्स हैं और उसमें हमने बाहर से करंट डाली, तो करंट डालने से क्या हुआ, जो विद्युत ऊर्जा थी वो रासायनिक ऊर्जा में, जो रासायन उसके अंदर था वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ। मीन्स विद्युत अपघटनी सेल से हम कहेंगे। तो ये दो सेल के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो हमें इसे ध्यान देना है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा होगा, कोई भी सेल बनेगा तो कैसे बनेगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सेल बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा, इलेक्ट्रोड उसमें डेफिनेट होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होंगे, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, ये हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के एनोड से जो सेल आपका बनेगा, जो इलेक्ट्रोड, एक होगा हमारा एनोड, एक होगा हमारा कैथोड। अब जो सेल की मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने, वो सेल कौन सा आपका, डैनियल सेल है। वो सेल आपका डैनियल सेल। तो सेल की स्टेप वाइज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कैसे वो सेल बनता है और कैसे वो काम करता है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो थोड़ा इसको मैं पहले रफ कर लूँ। ये देखिए हाँ, मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोड की। तो इलेक्ट्रोड, कोई भी सेल आपका बनेगा तो उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड। तो जो डैनियल सेल्स की मैं बात करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, उसमें ये अरेंजमेंट कैसे होगा उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल पे हम बात करने वाले हैं। तो एनोड के लिए, अगर एनोड और कैथोड की बात हम कर रहे हैं, तो एनोड के लिए एक वर्ड हमें याद रखना है, लोन, LOAN, बहुत महत्वपूर्ण है। LOAN, लोन। इसका L डिनोट करता है लेट, O मीन्स, आप यहाँ पे देखिए, जो आपका लोन है, ऑक्सीडेशन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट। और O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर निगेटिव, N फॉर निगेटिव। इसको मैं ध्यान रखना है। तो पहले मैं इस पर बात कर लूँ। अब देखिए, कोई भी जो डैनियल सेल है, ये दो जो इलेक्ट्रोड की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिंक और कॉपर। क्या होते हैं, जिंक और कॉपर। और इसमें हमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें जिंक का क्या बनता है आपका, एनोड, और कॉपर क्या बनता है, कैथोड। अब क्यों बनता है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं, जो जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील। किससे, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसका हम क्या लेते हैं, एनोड बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं, इसकी छड़ का क्या बनाएंगे, हम एनोड बनाएंगे। और जो कॉपर की छड़ है, ये इससे कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, तो इसका हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें, लेफ्ट साइड जिंक, क्या है आपका, जिंक इलेक्ट्रोड, क्या बता रहा है, लेफ्ट साइड जिंक इलेक्ट्रोड होगा। और राइट साइड क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख लें, इसके लिए हम लिखते हैं RRCP, RRCP।
आर मीन्स यहाँ पे होता है राइट, आर फॉर रिडक्शन, सी फॉर यहाँ पर हो जाएगा आपका कैथोड, पी फॉर पॉजिटिव। बिल्कुल देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो तो यहाँ पे रिडक्शन, बिल्कुल एक्सिस ऑपोजिट है। यहाँ पे एनोड है तो यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव। तो ये कैसे कैसे ये देखिए, तो इसको सीधे सीधे हम आप लिख दें लेफ्ट राइट साइड, तो राइट साइड कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ पर हो जाएगा आपका Cu इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड, अगर हमें जिंक इलेक्ट्रोड बनाना है, कॉपर इलेक्ट्रोड बनाना है, तो हम क्या करेंगे। अगर किसी छड़ का हमें इलेक्ट्रोड तैयार करना है तो हम क्या करते हैं, उस छड़ को उसके विलयन में क्या करेंगे, डुबोएंगे। मीन्स एक पात्र हम ले लें, यहाँ पे एक पात्र हम ले लें और इस पात्र में हम किसकी छड़ ले लें, जिंक की। किसकी छड़ ले लें, जिंक की। जिंक की छड़ यहाँ पर आ जाइए आपकी, जिंक की छड़, और इसको हम इसके विलयन में क्या करते हैं, डुबो दें। इस छड़ को इसके विलयन में हम क्या करते हैं, डुबो दें। और कैसा विलयन क्या होगा, हमारे मनपसंद विलयन यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज इसी का हमने विलयन लेना है, इस छड़ के जिंक सल्फेट ले लें। सपोज हम ले लें जिंक सल्फेट। अब देखिए राइट साइड में हमने कॉपर का कैथोड बनाना है, तो यहाँ पर भी हम क्या ले लें, एक पात्र ले लें और इस पात्र में हम क्या ले रहे हैं, एक कॉपर की छड़, Cu की छड़, और इस छड़ को डुबो दें इसी के एक विलयन में, और जो विलयन में यहाँ पे ले रहा हूँ वो क्या आपका कॉपर सल्फेट। क्लियर हो गया। और इस इलेक्ट्रोड के अनुसार, जो लेफ्ट और राइट की बात हम करें उसके अनुसार हमने दो इलेक्ट्रोड तैयार कर लिए, जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा, अब दोनों इलेक्ट्रोड को हम जोड़ना जरूरी है, कैथोड और एनोड जुड़ेंगे। तो इनको जो हम जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से। किससे जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का ये हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, तो अगर इसमें करंट पास होगा, मीन्स जो हम बोल रहे थे इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ये गैल्वेनोमीटर का जो दिख रहा है आपको पिन, ये फ्लैक्चुएट करेगा। डेफिनेट करंट आने पे ये जीरो से, इस पॉइंट से, जीरो पॉइंट से फ्लैक्चुएट करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये देख रहे हैं हम, ये दोनों इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया, लेकिन हमारी करंट पास हुई। देखिए क्या हमारा करंट पास हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये परिपथ जो आपका जो इलेक्ट्रिकल परिपथ है, ये परिपथ क्या हो रहा है आपका, खुला है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। सर्किट खुला है, बंद परिपथ नहीं है। अगर बंद परिपथ नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं हो सकती। तो इस परिपथ को पूरा करने के लिए हम इसको किससे जोड़ देते हैं, एक लवण सेतु से। किससे जोड़ देते हैं, लवण सेतु से। किससे इसको जोड़ देंगे, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज में हम क्या पढ़ते हैं, अगर 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 जेल, एक ये एल्गी होता है, ये जेल को भरेंगे और इसमें क्या डाल देते हैं, KCl। आपको ध्यान रखना है, आगे मैं
इसका यूज़ भी आपको बताऊंगा। पहला काम तो इसने क्या कर दिया, अब हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बननी बहुत आसानी से होगी कि यह सर्किट आपका अब बंद परिपथ है और सर्किट पूरा हो रहा है, तो डेफिनेट आप करंट इसमें हो सकती है। लेकिन उससे ही पहले मैं स्टेप वाइज यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो अब क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा अब क्या होने वाला है, तो हमने देखिए फिर यहाँ इसको देखें हम, ओ फॉर ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन अगर हम देखें तो ये एक पात्र है और एक ये पात्र है, और इस पात्र में क्या होना है, ये लेफ्ट साइड जो है इसमें ऑक्सीडेशन होना है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या होगा आपका एनोड। ये क्या आपका एनोड है, और जबकि लेफ्ट साइड क्या है आपका कैथोड। ये क्या आपका कैथोड, ये क्या आपका कैथोड है। और यहाँ पे रिडक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डेफिनेट जिंक मेटल लूज 2 इलेक्ट्रॉन गेट 2 पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ को जाएंगे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो जिंक सल्फेट, तो जिंक आयन सल्फेट आयन तो है ही, यहाँ से जिंक आयन इस क्षण से जिंक पॉजिटिव आयन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये कहाँ आएंगे आपके विलियन में आएंगे। किस में आएंगे, विलियन में आएंगे। जिंक विलियन में आएंगे और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तब यहाँ को मूव करेगा। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है, और यहाँ पे जिंक आयन है और सल्फेट आयन है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ को मूव करेंगे, कहाँ को मूव करेंगे, कैथोड की ओर, कैथोड की ओर मूव करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो धातु है, धातु की छड़ है कॉपर, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी इसकी है नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे कौन लेगा, कौन इन इलेक्ट्रॉन को स्वागत कौन करेगा यहाँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कोई कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉपर आयन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे इस छड़ के द्वारा, उनको ये ग्रहण कर लेंगे, उनको क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, ये इसका स्वागत करेंगे, और वो कॉपर आयन यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन। और जब कॉपर आयन, जो इस विलियन के कॉपर आयन है, वो इन इलेक्ट्रॉनों को जो जिंक ने यहां से पास किए, वो क्या होगा, कॉपर सॉलिड मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका रिडक्शन करेगा, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस होती रहेगी, और हम कहते हैं जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर का हुआ तो सर्किट कंप्लीट है, तो इधर को क्या फ्लो हो जाएगा आपका, करंट आई, इधर को क्या फ्लो हो जाएगा आपका, करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा ऐसी। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, अब जैसे जैसे करंट बनते जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाएगा, ऑक्सीकरण यहाँ से ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो जिंक आयन विलयन में यहाँ बढ़ते जाएंगे, और जिंक आयन विलयन बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाते रह रहे, इलेक्ट्रॉन जाते रहे तो करंट फ्लो होती रह रही है। और ये जो जिंक की रॉड है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि जिंक आयन इस विलयन में आते जाएंगे।
तो इस बिलियन में आते जाएंगे तो इस ये क्या हो जाएगी आपकी जिंक रॉड क्या हो जाएगी, ख़त्म होते जाएगी, रिड्यूस होते जाएगी। और अगर ये पूरी ख़त्म हो जाएगी तो रिएक्शन होना मीन्स करंट पैदा होना बंद हो जाए, करंट डेवलप होनी बंद हो जाएगी। और इसके अपोजिट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉपर जो कॉपर आयन है बिलियंस के, ये क्या रहे इलेक्ट्रॉन को लेके सॉलिडिफाई हो रहे हैं, ये दिखा रखा मैंने। तो कहाँ ये इस पे डिपॉजिट होते जाएंगे, इस पे डिपॉजिट होते जाएंगे, इस रॉड पे आपके कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये रॉड तो आपकी मोटी होती जाएगी, इस पे ये कॉपर इस पे डिपॉजिट होता जाएगा, और ये रॉड आपकी खत्म रिड्यूस होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अब इसका क्या है, हम लवण से तो हम देख रहे हैं इसका काम क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जिंक विलेन में अगर जिंक बहुत सारे जिंक की सांद्रता का इस विलेन में ज़्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत आएगी, तब भी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, तो जिंक आयन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो उस टाइम जो लवण से तुम्हें क्या है आपका क्लोरीन है, ये क्लोरीन नेगेटिव आयन, ये क्लोरीन किससे रिएक्ट कर जाएगा, जिंक से। तो यहाँ पे जिंक से क्या बनाता है, जिंक से रिएक्ट कर जाएगा। जिंक पॉजिटिव आयन प्लस क्लोरीन आयन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन आयन रिएक्ट करके ZnCl2 क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका जिंक क्लोराइड। और ये जिंक क्लोराइड, ये जिंक आयन की जो कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, जिंक क्लोराइड क्या होगा, ये तले में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा यहाँ। अब फिर से करंट आपका फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो होने में कोई दिक्कत फिर नहीं आने वाली। इसलिए लवण से में केसिल डाला हुआ है। और इधर की तरफ क्या होगा, सल्फेट आयन। यहाँ तो कॉपर तो डिपोजिट यहाँ पे क्या बढ़ेंगे, लेकिन सल्फेट आयन बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या हमारे पास पोटेशियम, इस साइड में क्या आएगा आपका, यहाँ पे पोटेशियम आएगा क्योंकि निगेटिव आयन की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ती है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। उधर क्या आएगा आपका पोटेशियम आयन बढ़ रहे हैं, तो क्या आएंगे आपके सल्फेट आयन, क्या आएंगे आपके सल्फेट आयन। तो यहाँ पे K2SO4 क्या बन जाएगा आपका K2SO4, और K2SO4 भी यहाँ पे तले में बैठ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो लवण सेतु है ये विद्युत उदासीनता बनाए रखेगा। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव आयन की संख्या ना बढ़ जाए, यहाँ पे नेगेटिव आयन की संख्या ना बढ़ जाए, क्योंकि ये कंडीशन हो सकती है। क्योंकि यहाँ से जिंक विलेन में आ रहे हैं और यहाँ पे कॉपर तो डिपॉजिट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या बचा रहे हैं, सल्फेट आयन। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, और यहाँ पे तो इनको ही क्या करेगा, जिंक क्लोराइड बना के तले में बैठा देगा। वैसे यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट तले में बैठ जाएगा। तो जिसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन जब सेल तभी काम करना बंद करेगा जब जिंक रॉड पूरी की पूरी रिड्यूस हो जाएगी, उस केस में ये क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो आइए बच्चों, इसी सेल को आगे मैं कैरी करता हूँ। इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ये लवण सेतु आपको दिख रहा है, एग्जाम में पूछा भी जाता है लवण सेतु। लवण सेतु का वर्क क्या है, लवण सेतु का क्या काम है, ये हमें देखना है। एक तो ये परिपथ को पूरा कर रहा है, परिपथ को पूरा कर रहा है, परिपथ को पूरा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर इसको हम हटा दें तो सेल में रिएक्शन होना ही पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद दूसरा ये कर रहा है विद्युत उदासीनता, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत उदासीनता ये बना रहा है ना, विद्युत उदासीनता ये बना रहा है और दोनों सेल को जोड़ने का काम कर रहा है, ये इसका काम है। अब बात करते हैं सेल निरूपण कि जो सेल रिएक्शन हो रही है उस सेल का निरूपण कैसे किया जाए, सेल का निरूपण इसमें कैसा हो। सेल निरूपण
अब जैसे कि हमारा सेल बना है, लेफ्ट साइड क्या हमारे पास एनोड है और राइट साइड हमारे पास क्या है, कैथोड है। और यहाँ पे जो विभव उत्पन्न हो रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पे जो विभव उत्पन्न हो रहा है नेगेटिव, ये हमें ध्यान रखना है। जो एनोड है वो नेगेटिव पोल डेवलप करता है, जो कैथोड है पॉजिटिव पोल। यहाँ पे जो विभव है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स गेन किया जा रहा है कॉपर आयन से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब सेल का निरूपण कैसे किया जाए। हम देखते हैं लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण होता है। किसका होता है, जिंक सॉलिड, जिंक आयन में, जिंक आयन में किसमें, बिलियन में जाता है। एक्वस यहाँ पे लिख रहे हैं बिलियन में जा रहा है। और बीच में क्या होता है हमारे पास, सॉल्ट ब्रिज को दो सीधी खड़ी लाइन से हम दिखा देते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, कॉपर आयन, जो बिलियन के कॉपर आयन थे, इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट होता है। इसलिए ये हो गया आपका सेल निरूपण। यहाँ पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन और यहाँ पर हो गया आपका रिडक्शन। ये हो गया आपका रिडक्शन और ये हो गया आपका लवण सेतु। ये हो गया आपका लवण सेतु। तो इस तरीके से हम सेल को दिखाते हैं। अब हम देख रहे हैं दो अर्ध सेल। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दो अर्ध सेल दिख रहे हैं। अगर हम देख लें, आधी रिएक्शन यहाँ हो रही है और आधी रिएक्शन कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। तो दो अर्ध सेल ये भी कह सकते हैं। जब हम दो अर्ध सेल को जोड़ेंगे तो एक हमारे पास क्या मिलता है, हमको एक डैनियल सेल मिलता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलता है। तो कैसे, देखिए इनको हम यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं। जिंक सॉलिड इज इक्वल टू जिंक आयन, ऑक्सीकरण होगा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागेगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और दूसरी अर्ध ये होगी, एक अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, कॉपर आयंस एक्वस बिलियन में है, गेन 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड। ये हो गया आपका रिडक्शन। ये दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। और दो अर्ध सेल क्रियाओं को हम जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पूर्ण सेल अभिक्रिया, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक्वस इज इक्वल टू जिंक आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये पूर्ण सेल अभिक्रिया होती है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया है कि दो अर्ध सेल को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास एक पूर्ण सेल अभिक्रिया डेवलप होती है, जो क्या करती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डेवलप करती है। जिसमें हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो आपके मूव करते हैं वो करते हैं आपके एनोड से कैथोड की ओर, और जो करंट का फ्लो होता है वो होता है कैथोड से एनोड की ओर। तो आशा करता हूँ आप काफ़ी कुछ इसको समझ गए होंगे और बार बार इस वीडियो को देखेंगे। अगर कोई चीज़ में अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर मैं इसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई पॉइंट्स आपका रह जाता है, लेकिन काफ़ी प्रयास मैंने किया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोड विभव या सेल्स और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में या उसके फंक्शन के बारे में। आज के लिए मेरा वीडियो इतना काफ़ी है। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके।